जानवर जैसे बाघ, शेर, हाथी, भालू, बंदर और अनेक प्रजाति एक साथ एक घर में रहते हैं। घर अर्थात जंगल। जानवरों का एकमात्र आश्रय जंगल ही होता है। सब कुछ सही था कि अचानक किसी बड़े चीज गिरने की आवाज़ आती। जब सभी जानवर वहां जाते हैं जहां से गिरने की आवाज़ आई थी, तो वहां देखा कि चारों ओर सिर्फ धूल धूल। कुछ देर बाद धूल हटा। धूल जैसे ही आंखों के सामने से हटा, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था और उस पेड़ के सामने कुछ इंसान भी खड़े थे जिनके हाथ में पेड़ काटने की मशीनें थी। उस जगह का सरदार शेर अपने जंगल को बचाते बचाते अपनी जान गंवा देता। अपने सरदार को खोते देख सभी को अपने प्राणों की चिंता हो जाती है और वे लोग ऐसे जानवर की तलाश करते हैं जो इंसानों की बोली बोलता है। उन्हें एक पंछी तोता मिलता है। वे सभी जानवर और तोता मिलकर अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाती है। आपको यह कहानी शायद सुना सुना लग रहा हो। ये कहानी दिल्ली सफारी एनिमेशन मूवी का है। इसी कहानी की तरह हंसदेव जंगल के जानवरों को भी अपने प्राणों की चिंता है, लेकिन इस मूवी की तरह उनके पास कोई इंसान से बात करने वाला जानवर नहीं है जो उनकी बात सरकार के कानों तक पहुंचा सके। एक जंगल जिसके हजारों पेड़ों को काट दिए गए, कई जानवर बेघर हो गए, अनेक कबीलों का आजीविका छिन गई है। आखिर वे कौन है जिनको इनकी तनिक मात्र भी चिंता नजर नहीं आ रही है? यहाँ के पेड़ों को काटा ही क्यों जा रहा है? इस जंगल को काटने का पीछे का कारण क्या है? आइए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। और ये जंगल ला काट के जो वर्षा है ओकर बहुत बड़ा इफेक्ट आई। काबर छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई का काम जोरों शोरों से जारी है। 600 लोगों की 20 टीम, 150 से ज्यादा आरा मशीन ने 43 हेक्टेयर में 8000 पेड़ काट दिए। हंसदेव बचाओ। आज की कहानी की शुरुआत एक जंगल से करते हैं जो मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में है। यह जंगल लगभग 1700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो जंगल है छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों में फैला हुआ है, कोरबा जिला, सूरजपुर जिला, सरगुजा जिला। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने यहाँ बहुत से हाथियों को देखा है। तो इसका मतलब यह जंगल मुख्यतः हाथियों का बसेरा है। साथ ही साथ शेर, भालू और तरह तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। इस जंगल के बीच में एक नदी की कलकलाहट सुनाई देती है जिसका नाम हंसदेव नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान कोरिया जिला के सोनहत से लगभग 10 किलोमीटर दूर से निकलता है और जो सिलादेही के निकट महानदी में जाकर मिल जाता है। रुको, चलो मान लिया कि कोरिया एक जिला है, लेकिन ये सोनहत क्या है, जरा इसके बारे में बता दो। सोनहत भारत के सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि इसमें लगभग 2.67 बिलियन टन कोयला का भंडार है। रामायण में एक वन था जिसका नाम दंडक अरण्य था, जहाँ प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास में से 13 वर्ष इसी वन में बिताए थे। यहाँ रहकर श्री राम जी ने कई राक्षसों का वध किया और इस वन को राक्षसों से मुक्त किया। अगर दंडक अरण्य को ध्यान से देखो तो यह 2 शब्दों का मेल है, दंडक प्लस अरण्य। दंडक का अभिप्राय है दंडक का घर। दंडक एक राक्षस था और अरण्य का मतलब जंगल। क्योंकि यह जंगल राक्षस का घर था, इसलिए यहाँ राक्षस नहीं थे, बल्कि यह जंगल रावण के अधीन था। जी हाँ, रावण के अधीन, जिसके कारण यहाँ रावण के राक्षस भी थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन रामायण से लोगों का क्या मतलब है, क्योंकि रामायण में जो दंडक अरण्य वन है उसी का हिस्सा हंसदेव वन है। इंडिया न्यूज़ छत्तीसगढ़ ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल बताया गया। यहाँ तक कि बस्तर के जंगलों में एक पेड़ है जिसका नाम श्री राम के नाम से रखा गया है, और इसी पेड़ के सीध में 3 और पेड़ हैं जिन्हें भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से जाना जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस जंगल को पर्यावरण के सबसे अनुकूल माना गया है। अब यहाँ सवाल यह है कि सरकार को जब पता है कि यह जंगल पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो सरकार इसे कटवाने के पीछे क्यों पड़ी है? क्या सही में सरकार ही इसके पीछे पड़ी है? यह हंसदेव जंगल सरकार की नज़र में तब आया जब उन्हें पता चला कि इस जंगल के नीचे कोयला भंडार है। यह कोयला क्षेत्र तकरीबन 1800 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ और इसमें 23 अलग अलग ब्लॉक है। हंसदेव अरण्य एक बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है जिसमें पुष्टि किया गया है कि इसमें करीब 1369 अरब टन कोयला भंडार है और अनुमान किया गया तकरीबन 5189 अरब टन कोयला भंडार हो सकता है। अब सरकार यह बात जानती थी कि जैसे ही कंपनियों को यह बात पता चलेगा कि यहाँ कोयला का इतना भंडार है, तो वो वैध या अवैध तरीके से कोयला का खनन जरूर करेंगे। 2010 में कोल मिनिस्ट्री
फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, इन तीनों ने मिलकर हसदेव अरण्य को नो गो एरिया घोषित कर दिया ताकि किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो सके। इसकी इतनी समृद्ध जैव विविधता और असाधारण परिस्थितिकी मतलब एबनॉर्मल इकोलॉजी के कारण किसी भी प्रकार के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलो ये बात तो समझ आया कि यहाँ अत्यधिक कोयला भंडार के कारण इसे समृद्ध जैव विविधता कहा जा रहा है, परंतु महाशय इसे असाधारण परिस्थितिकी मतलब एबनॉर्मल इकोलॉजी क्यों बोला जा रहा है? बंधु, तुम्हारा सवाल तो बिल्कुल सही है कि इसे एबनॉर्मल इकोलॉजी क्यों बोला जा रहा है। यह जंगल अपने पूरे परिवार के साथ रहता है और एक जंगल का परिवार उसके अंदर रहने वाले पशु पक्षी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और वनस्पति होते हैं। यह जंगल पक्षियों के 82 प्रकार की प्रजातियों का आश्रय है। लुप्त होने के कगार पर कुछ तितलियों की प्रजातियां हैं। 167 प्रकार की वनस्पतियों का घर है, जिनमें से 18 को खतरा है। इस जंगल में प्रमुख रूप से हाथी निवास करते हैं। उन हाथियों के लिए यही जंगल अपना घर है और यही गलियारा भी है जहां उनके बच्चे आपस में खेलते हैं। यहाँ बाघों को भी देखने की पुष्टि की गई है। यहाँ से वही नदी बहती है जो सोनहत से निकलकर महानदी में जाकर मिलती है। इस नदी की खासियत यह है कि यह साल के 12 महीने बहते रहती है। यही कारण है कि इस नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण किया गया, जिसे हसदेव बागो बांध के नाम से जानते हैं। अब वापस अपने कहानी पर आते हैं। तो जैसे ही तीनों मिनिस्ट्री ने इसे नो गो एरिया घोषित कर दिया, उसके करीब 1 साल बाद ही वहाँ कोयला खदान खोलने की अनुमति मांगी गई और उस कोयला खदान का नाम रखा गया परसा ईस्ट केंटे बसन यानी PEKB। इस कोयला खदान को 2 जगह बांटा गया। सबसे पहले उसी स्थान के राज्य सरकार को जिस स्थान पर कोयला खदान है, और दूसरा स्वामित्व राजस्थान के राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को दिया गया। इस कोयला खदान को खोलने के पीछे का कारण था कि यहाँ केवल एकमात्र एक ही कोयला खदान हो, और उन्होंने गारंटी दी कि भविष्य में हसदेव वन क्षेत्र में और कोई अन्य खदानें नहीं खोली जाएगी। जिसके बाद लोगों ने इस मामले को अदालत में ले गया, जहां इस खदान से कोयला निकालने की मंजूरी को रद्द करने के लिए अपील किया गया। लेकिन 2011 में रह चुके पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने उस अपील को खारिज कर दिया और उन्होंने यह बोलकर मंजूरी दे दिया कि यह कोयला खदान जंगल के बाहर बनाई गई। साथ ही में उन्होंने यह भी बोला कि इस योजना को संशोधित करके 2 चरणों में कार्य किया जाएगा। पहला चरण में 762 हेक्टेयर जंगल शामिल होगा और दूसरे चरण में 1136 हेक्टेयर जंगल शामिल होगा। हसदेव बचाओ के नारे लगने की तीव्रता 2022 के बाद से शुरू हुई, लेकिन खदान से कोयला निकालने की मंजूरी तो 2012 के बाद से ही दे दी गई थी। तो आखिर लोगों ने इतने साल तक किया क्या, जो अब जाकर इतनी तेज आवाज़ उठ रही है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, लोग इसका विरोध कर ही क्यों रहे हैं? इनका विरोध का कारण समझने से पहले समझते हैं कि अगर PEKB कोयला खदान बन जाता है तो नुकसान किन किन चीज़ों का होगा। तो ऐसा है कि अगर कहीं भी खदान का निर्माण होता है तो सर्वप्रथम वहाँ की भूमि की जांच किया जाता है। जांच से मेरा अभिप्राय है कि जिस स्थान पर खदान का निर्माण होना है वहाँ किसी सजीव का नुकसान तो नहीं पहुँचने वाला, क्योंकि PEKB कोयला खदान का निर्माण हसदेव अरण्य जंगल में होना है। तो इस हसदेव जंगल में कई लोगों का घर है। इस जंगल में 10,000 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। इनमें से मुख्यतः गोंड जाति और उरांव जाति के साथ साथ अन्य कई जनजातियाँ भी रहती हैं, और इन लोगों का 70% जीविका हसदेव के इन्हीं जंगल पर आश्रित है। तो इनका विरोध करने का मुख्य कारण यही है। अब ऐसा नहीं कि लोगों ने 2022 के बाद ही विरोध करना आरंभ किया, वे तो शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इस योजना को 2 चरण में विभाजित किया था। सरकार ने जोर जबरदस्ती से अपने पहले चरण को तो संपूर्ण कर लिया, जिसमें कई हजार पेड़ों को काट दिया गया। लोगों का विरोध तब प्रचंड रूप धारण किया जब कोयला खदान बनने के दूसरे चरण का आरंभ हुआ। इस चरण में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस चरण को संपूर्ण करने के लिए करीबन 2.5 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। जैसे ही लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने खूब बढ़ चढ़कर इस विरोध में हिस्सा लिया, और वहाँ के लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया अपनी बात को पूरे भारत तक पहुँचाने के लिए। तो चलो हम देखते हैं कि इस खदान को बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। क्योंकि खदान तो भूमि के अंदर पाया जाता है, तो सर्वप्रथम हम भूमि के ऊपर सफाई करेंगे, क्योंकि यह पूरा एक जंगल है। जितना हो सके हम उतना पेड़ों को काटेंगे। अब पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान है ये बताने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी बता ही देते हैं। पेड़ के कटते ही सबसे पहला नुकसान वायु को होगा। वायु की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। वायु में प्राण वायु कम होने लगेगा। प्राण वायु से मतलब ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में जैसे ही कमी होगी वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वातावरण गर्म होगा,
जिससे ग्लोबल वार्मिंग में भी तीव्रता देखी जाएगी, फिर तो सीधा ही प्रलय। अब ये कोयला का खान है तो आसपास जितने भी समुदाय हैं उन सभी में स्वास्थ्य की समस्याएं देखा जा सकता है। जंगल के कटने से वहाँ के जानवरों का आश्रय चला जाएगा, फिर वो इंसानी समुदाय की ओर जाएंगे जिससे सिर्फ मनुष्य का नुकसान होगा। तो हर दिशाओं से सिर्फ नुकसान और नुकसान ही हो रहा है, फिर वो चाहे इंसान का हो या जानवरों का या फिर प्रकृति का, नुकसान तो होगा ही होगा। अब केवल नुकसान करके प्रगति किया तो क्या प्रगति किया? सरकार के पास अन्य कई प्रकार के उपाय हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। राजस्थान में कैसे सोलर पैनल का इस्तेमाल करके सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है, कैसे विंड वाइल का प्रयोग करके वायु को ऊर्जा में बदला जा रहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन की होती कमी के कारण सरकार को इन्हें भविष्य में बचाते हुए चलना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझसे जितना हो सके उतना इस विषय के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसके बारे में जागरूकता जरूर फैलाएं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैल सके। आप सभी से अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए मैं कहता हूँ, ध्यान रखें, जागरूक रहना किसी भी सकारात्मक परिणाम की पहली कदम है। समाज को नुकसान केवल अतिक्रमण कार्यों के कारण नहीं हो रहा, समाज को नुकसान ये शराब भी पहुँचा रहा है। यहाँ ऊपर आ रहे इस वीडियो में मैंने बताया है कि शराब कैसे हमारे शरीर के साथ साथ समाज को भी नुकसान पहुँचाया है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।